नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अभी थोड़ा स्क्रीन चेंज कर रहा हूं, एक पुराना स्क्रीन लगा हुआ है। मुश्किल में केजरीवाल, कांग्रेस ने दिखाया दम। और सबसे बड़ी बात है कि सत्ता में आ रही है कांग्रेस। ये बात आपको चौंका सकती है, लेकिन मैं बहुत सही कह रहा हूं। कहीं से गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। कोई इतनी बड़ी हेडलाइन लिखने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये हिम्मत दिखा रहा हूं कि सत्ता में आ रही है कांग्रेस। और इसकी वजह है, चुनाव दिख रहा है। चुनाव किधर जा रहा है साफ साफ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल मुश्किल में है। मुश्किल में किसने डाला है? अरविंद केजरीवाल को मुश्किल में उनकी एंटी इनकम्बेंसी ने डाला है। दिल्ली की जनता का अरविंद केजरीवाल पर भरोसा उठा है और इसी वजह से उनकी सत्ता डामाडोल हो रही है। और इस बीच कांग्रेस ने अपना दमखम दिखाया है। उस पोजीशन को पाने की कोशिश की है जो उसके पास से लुट गई थी, छिन गई थी। और इसके लिए कांग्रेस की लोकल लीडरशिप से लेकर ऊपर के लीडरशिप ने सबने पूरी कोशिश की है, हिम्मत दिखाई है, मेहनत की है। लेकिन फिर भी ये मेहनत, ये कोशिश कतई काम नहीं आती अगर जनता का मूड बदला हुआ नहीं होता। जनता आम आदमी पार्टी को हटाना तो चाहती है, लेकिन बीजेपी को लाना नहीं चाहती। इस बात को समझिए, पूरा चुनाव ही यहीं पर है कि जनता आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाना चाहती है, लेकिन बीजेपी को लाना नहीं चाहती। देश का पूरा मीडिया सब ये दिखाने में व्यस्त है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। जनता अरविंद केजरीवाल की सरकार को सत्ता से हटाना चाहती है। इतनी दूर तक तो सही है। जो देश की मुख्य धारा में दिख रहा है वो हम भी बोल रहे हैं, लेकिन इससे आगे जो गोदी मीडिया बोल रही है, जो गोदी सर्वे बोल रहे हैं, वो ये कि सत्ता में हटा के जनता बीजेपी को लाना चाहती है। यहां स्ट्रांगली मैं डिफर करता हूं, ऐसा नहीं है। जनता, दिल्ली की जनता, ऐसा नहीं कि दिल्ली की जनता में बीजेपी की पैठ नहीं है। बीजेपी की पैठ है, तभी तो सात की सातों सीट जीत जाती है। इसके बावजूद दिल्ली की जनता बीजेपी को दिल्ली की सरकार में लाना नहीं चाहती। और इसकी एक पूरी सोच है, इसका एक पूरा पैटर्न है, इसका एक अतीत है। जनता तानाशाही से ऊब गई है। ये अलोकतांत्रिक शासन पद्धति, तानाशाही का विकसित होना, और ये तानाशाही जनता अगर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में देख रही है तो उससे ज्यादा तानाशाही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी देख रही है कि किस तरीके से जनता एलजी के माध्यम से शासन कर रही है, किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में एलजी के पावर को बढ़ाती चली गई, चुनी हुई सरकार के पावर को कम करती चली गई। ऐसी बीजेपी को अगर दिल्ली सौंप दिया जाएगा तब तो ये ट्रिपल और क्वार्टर इंजन वाली सरकार हो जाएगी। धीरे धीरे वो एमसीडी भी जीत लेंगे जो उनके हाथ से जनता ने छीनी है। तो जनता ये कतई नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी की जगह बीजेपी को स्थापित करें। इसके लिए आम वोटरों ने कांग्रेस का इस्तकबाल किया, कांग्रेस का स्वागत किया। तो
कांग्रेस को रेस में लाने वाले लोग जनता हैं, आम लोग हैं, पब्लिक है। कांग्रेस के नेता इस गुमान में रह सकते हैं कि हम कांग्रेस को मेहनत करके ला रहे हैं। मेहनत करके पहले क्यों नहीं ला सके, पहले क्यों नहीं उतरे? दरअसल एक कॉम्बिनेशन होता है। जब जनता की पुकार नेता सुन रहे होते हैं तो उनको लगता है कि अब वक्त आ गया है जनता के बीच जाने का, और वो वक्त को नेता से ज्यादा कौन समझ सकता है। कांग्रेस के नेताओं ने समझा कि जनता हमें पुकार रही है, हमें जनता के बीच जाना चाहिए, और इस चीज को समझते हुए कांग्रेस के लोकल लीडरशिप ने मेहनत की। अकेले काफी नहीं था, क्योंकि कांग्रेस का लोकल लीडरशिप नैरेटिव बिल्डिंग नहीं कर सकता था, वो संघर्ष कर सकता था। नैरेटिव कौन बना सकता है इस देश में? नैरेटिव बनाने के मामले में राहुल गांधी की सानी नहीं है। राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख करके एक नैरेटिव बिल्डअप किया। राहुल गांधी ने दलित, पिछड़े, ओबीसी, इनकी सत्ता ही नहीं, विभिन्न भागीदारी में इनकी मौजूदगी का सवाल, उसको एक नारे के तौर पर बिल्डअप किया। राहुल गांधी ने यह बिल्डअप किया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार उद्योगपतियों का फेवर करने वाली सरकार है। राहुल गांधी ने दिल्ली में उसी तर्ज पर नैरेटिव बिल्डिंग किया कि अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है। इस बात को जनता समझ रही थी कि दोनों तानाशाह है। तो एक काउंटर सवाल भी उठता है, उठता रहेगा कि भाई इंडिया गठबंधन में एक तानाशाह को आप जोड़े हुए हैं, विधानसभा में लड़ रहे हैं और दूसरे तानाशाह से लड़ रहे हैं, और चुनाव के नतीजे तो ऐसे आने वाले नहीं है कि किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या आप उसी तानाशाह, इन दोनों तानाशाह में किसी एक के साथ में सरकार बनाएंगे? तो सब जानते हैं कि बीजेपी के साथ तो यह मुश्किल है कि कांग्रेस सरकार बनाए, क्योंकि बीजेपी दक्षिणपंथी सोच रखती है। राहुल गांधी हमेशा दो विचारधाराओं की बात करते हैं। तो जो सरकार बनाने की संभावना बनेगी वो आम आदमी पार्टी के साथ ही बनेगी। और इस बार यह तय है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बहुत दूर रहने जा रही है, और कांग्रेस ऐसा नहीं कि एक सीट, दो सीट, चार सीट लेकर के आपको दिखेगी। कांग्रेस का जो प्रोपोर्शन है आप देख लीजिएगा, सीट के टर्म्स में नहीं, मैं वोट के टर्म्स में बता रहा हूं। कांग्रेस 20% के आसपास, 20-21% वोट्स लेकर के आपके सामने दिखेगी। 20 के बाद बचता है 80 में बंटवारा होगा। भाई कम से कम 44-45% वोट आम आदमी पार्टी को आने जा रहा है। तो 45 अगर मान लेते हैं तो 45 और 21 यानी 66% होता है, और जो बच 30% वोट है वही बीजेपी के पास जा रहा है। 34% बीजेपी के पास, 21% कांग्रेस के पास, और 45% आम आदमी पार्टी के पास। ये कॉम्बिनेशन बन रहा है चुनाव नतीजे के, वोटिंग के बाद का ये पैटर्न दिख रहा है। लेकिन इस बात को सर्वे करने वाले लोग, मीडिया के लोग रिवील नहीं कर रहे हैं, रिवील नहीं कर रहे हैं। और ये बात भी है इसके साथ साथ जुड़ी हुई बात कि अरविंद केजरीवाल स्वयं अपनी सीट निकालेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप कह सकते हैं आज की तारीख में, मैंने पहले भी कहा कि हार रहे हैं, भी कह सकते हैं आप कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार रहे हैं। तो वहां क्या स्थिति रहने वाली है, वहां उनकी टक्कर किससे होगी? कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहां तीनों के बीच में बहुत कांटे का मुकाबला है। कोई नहीं कह सकता कि नंबर 1 पर संदीप दीक्षित आएंगे, कि प्रवेश वर्मा आएंगे, कि अरविंद केजरीवाल आएंगे। इतना कांटे का मुकाबला वहां हो चुका है। ये नई दिल्ली की सीट का हाल है।
अब है कि आप देखेंगे, आपने भी अखबार पढ़ा होगा, डिजिटल मीडिया को देखा होगा, टीवी चैनल्स को देखा होगा। अब सारे लोग ये कहते दिख रहे हैं कि, मैं गोदी मीडिया की बात कर रहा हूं, उनके प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूं, कि कांग्रेस 12 सीटों पर सीरियसली फाइट में है, 12 सीटों पर दम लगाए हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस 12 सीटों पर दम लगाई। आपको दिख रहा है, आप मानने को मजबूर हुए हैं कि कांग्रेस 12 सीटों पर स्ट्रांगली फाइट कर रही है। सच तो यह है कि जो मैं आपके सामने लगातार बोलता रहा हूं कि कांग्रेस 30 सीटों पर बहुत ही सीरियसली कॉन्टेस्ट में है, 30 सीट्स पर। लेकिन आप कह सकते हैं कि हमने ये हेडलाइन क्यों लगाया कि दिल्ली सत्ता में आ रही है, कांग्रेस सत्ता में आ रही है, कांग्रेस सत्ता में निश्चित रूप से आ रही है, लेकिन बहुमत से नहीं आ रही है। कांग्रेस अलाइड फोर्सेस के साथ आ रही है, आम आदमी पार्टी के साथ आ रही है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सीटें ज्यादा आम आदमी पार्टी की होंगी तो सरकार सत्ता में कांग्रेस कैसे आएगी? इसके दो माने हैं। सरकार बना रही है कांग्रेस, ये बोलने से मैं बच रहा हूं। सत्ता में आ रही है कांग्रेस, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन ये परिस्थिति भी बनेगी जब ये बोलना होगा कि सरकार बना रही है कांग्रेस, मगर वो इस पर डिपेंड करेगा कि संख्या 10 से ऊपर कितना जाती है। 10 से अधिक अगर संख्या कांग्रेस के पास आती है और आम आदमी पार्टी मैजिक फिगर से नीचे चली जाती है, तो यहां पर सरकार बनाने के लिए एक बात जो सबसे बड़ी काम करेगी वो ये कि जनता ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर किया है, तो उसका कोई मॉरल राइट नहीं है सरकार बनाने का। यह नैरेटिव बिल्डअप होगा नई सरकार बनाने के लिए, और तब सरकार तो देना है या फिर चुनाव में जाना है, क्या मंजूर है। तो तब यह होगा कि भाई कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा गेन हुआ है, जिसके प्रति जनता इकट्ठी हुई है, आकर्षित हुई है। तो जनता ने जिसको सबसे ज्यादा गेन दिया, जिससे ज्यादा उम्मीदें लगाई, उसको मौका दीजिए। ये थ्योरी चलेगी, ये नैरेटिव चलेगा। ये मैं थोड़े बाद की बात कर रहा हूं, जब चुनाव नतीजे आ जाएंगे तब। लेकिन आप अपने हेडलाइंस को मैं जस्टिफाई कर रहा हूं कि सत्ता में आ रही है कांग्रेस, और वो सिचुएशन भी आएगी जब हम कहेंगे सरकार बना रही है कांग्रेस। और ऐसा इसलिए है कि आम आदमी पार्टी के वोटों में जबरदस्त गिरावट का ट्रेंड है, बीजेपी के वोट स्थिर हैं, यथावत हैं, आसपास 1-2% इधर उधर हो रहे हैं, और कांग्रेस के वोट बैंक में जबरदस्त इजाफा हो रहा है, जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। इस ट्रेंड के आधार पर हम ये बात आपको कह रहे हैं। अब ये समझिए कि कांग्रेस क्या सीटों के टर्म्स में बड़ी सफलता हासिल कर सकती है क्या? बड़ी सफलता का मतलब क्या है भाई? 10 से ज्यादा सीटें लेना भी बड़ी सफलता है, 20 तक पहुंचना भी बड़ी सफलता है। लेकिन मैं बड़ी सफलता का मतलब मानता हूं कि फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों मिलाकर के संख्या 1/3 होती है कि नहीं? 70 का 1/3 कितना होगा? 23 सीटें, 23 या 24 सीट अगर कांग्रेस फर्स्ट या सेकंड हो जाती है तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी सफलता के रूप में देखा जाएगा। ये इसे मैं बड़ी सफलता मानता हूं। इसमें हो सकता है कि कांग्रेस सीटें कम जीते, सेकंड नंबर पर ज्यादा रहे, यह हो सकता है कि इक्वल रहे, 23 में 12-11 हो जाए, हो सकता है 10-13 हो जाए। इस तरह से सीटें हो सकती हैं कि 10 जीते और 13 पर सेकंड रहे, 13 जीते और 10 पर सेकंड रहे। इस तरह से संख्या हो सकती है, लेकिन कम से कम मुझे लग रहा है कि 23 सीटों पर कांग्रेस पहले या दूसरे नंबर पर आती नजर आ रही है, दिख रही है कि वो यहां आ रही है।
वो सीटें कौन कौन सी हो सकती हैं, इसका भी आपको ये रहेगा कि बताया जाए। मैं वर्बल बता रहा हूं, कोई ग्राफिक्स में नहीं बता रहा हूं। देखिए, जहां कांग्रेस मोटे तौर पर 15-16 सीट का मैं नाम ले लेता हूं। जैसे मटिया महल की सीट है, बल्ली मारान की सीट है, ओखला की सीट है, चांदनी चौक की सीट है, सुल्तानपुरी की सीट है, सीमापुरी की सीट है, बादली है, सुल्तानपुर माजरा है, बाबरपुर है, मुस्तफाबाद है, इवन नई दिल्ली है, कस्तूरबा नगर है, बदरपुर है, बवाना है, नांगलोई जाट है, और एक कुछ सीटें हमारे जुबान से रह जाती हैं। इसमें जैसे वो आपके कांग्रेस के दिग्गज कई सीटों पर लड़ रहे हैं, मैं अभी नाम बोल रहा हूं, एक दो और सीटें जो मेरे जहन से निकल रही हैं। तो ये सीटें जो हैं, निश्चित रूप से 15-16 का नाम मैं ले चुका हूं, और नाम मैं भूल रहा हूं, जहां पर के कांग्रेस एकदम से जबरदस्त फाइट में है, और वो फर्स्ट सेकंड वाली पोजीशन में 23 सीट्स बता रहा हूं। 23 सीट्स पर कांग्रेस फर्स्ट सेकंड आ सकती है, और 30 सीटों पर तो जबरदस्त कॉन्टेस्ट में है। भले तीसरे नंबर पर भी कुछ सीटों पर आएगी, लेकिन वहां भी उसकी उपस्थिति शानदार होगी। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने बदला चुनाव? तो ऑल क्रेडिट goes to public of Delhi, who welcomed Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi. लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी जो जेस्चर दिखाए, वो कोई आसान, वो उन्होंने पॉजिटिव जेस्चर दिखाए। उन्होंने चुनाव को एक दिशा देने का काम किया। दिशा देने का मतलब कि अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया कि आपने क्या किया। बीजेपी को हमेशा कांग्रेस आईना दिखाती रही है, और कांग्रेस की अतीत को शोकेस करने का काम किया। पहले भी चुनाव हो रहे थे, लेकिन कहां कांग्रेस या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या कांग्रेस का कोई भी लीडरशिप शीला दीक्षित के कार्यकाल को शोकेस कर रहा था? कभी आपने देखा था क्या? कभी आपने सुना था क्या? तो ऐसा नहीं हो रहा था। तो क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि कांग्रेस के पास उसी अंतर्दृष्टि का अभाव था, या फिर कहें कि जनता आम आदमी पार्टी को उस तरह से रिजेक्ट करने के मूड में नहीं आई थी जिस तरीके से इस चुनाव में आई है। जब जनता का मोह भंग हुआ है आम आदमी पार्टी से, और जनता का मोह तो बीजेपी से भी भंग हुआ है। लोकसभा चुनाव इसका प्रमाण है कि 400 सीट पार करने का दावा करने वाली बीजेपी को उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा। पूरी संसद में 240 पर सिमटना पड़ा। उनके अरमान धराशायी करने का काम जनता ने किया, और जनता ने कांग्रेस को दुगनी ताकत भी दी। तो लोकसभा से जो ट्रेंड आगे बढ़ा, आप जानते हैं दिल्ली जो है एक तरह से पूरी राजनीति को समझाने के लिए दिल्ली काफी है। दिल्ली बैलेंस जरूर करती है, केंद्र की सत्ता और स्थानीय सत्ता में इन दिनों कर रही है, लेकिन अब दिल्ली ने बैलेंस करने में भी देखा कि ये दोनों की प्रवृत्ति एक जैसी है, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। कुछ फर्क जरूर है, ऐसा नहीं कि फर्क बिल्कुल नहीं है। वो शार्प जो फर्क दिखता है वो फ्री बीज के मसले पर दिखता है। बीजेपी फ्री बीज उद्योगपतियों के लिए देना चाहती है, और आम आदमी पार्टी फ्री बीज चुनाव जीतने के लिए ही सही, लेकिन आम लोगों को ही देती रही है। ये बड़ा फर्क है, और इस फर्क के कारण ही आम आदमी पार्टी पूरी तरह से साफ नहीं हो सकती। आम आदमी पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी बनी हुई है तमाम एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। वो बीजेपी से बेहतर परफॉर्मेंस करेगी ही, कोई रोक नहीं सकता आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल। लेकिन जनता ने यह ठाना है कि केजरीवाल को हटाना है, आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। आम आदमी पार्टी
सत्ता में आए भी तो कांग्रेस पर टिक करके आए, या फिर कांग्रेस को ही सरकार बनाए, कांग्रेस ही सरकार बनाए। इस दिशा में जनता ने सोचना शुरू किया। और यहां पर भी एक शार्प डिवीजन नहीं है। अगर जनता ये सोच लेती कि कांग्रेस को ही सरकार बनाने लायक बना देना है, तो आम आदमी पार्टी और नीचे जाएगी। लेकिन चूंकि ये शार्प डिवीजन नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी, हो सकता है, क्या हो रहा है, ज्यादा संभावना है कि आम आदमी पार्टी की सीटें ज्यादा रहे, कांग्रेस सरकार बनाने लायक उसके बगैर सरकार न बने, वो स्थिति भी बने। लेकिन उस परिस्थिति में भी मैंने कहा कि कांग्रेस का जो टोन होगा वो यही होगा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जनादेश है, इसलिए आम आदमी पार्टी को सरकार नहीं बनाना चाहिए। सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के लिए पॉजिटिव वोट्स है, इसलिए कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। यह कांग्रेस का टोन होगा, और इसीलिए हम कह रहे हैं सत्ता में आ रही है कांग्रेस। तो इस हिसाब से देखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो प्रोपोर्शन वोट्स का दिखता है, सीटों में आकलन करना बड़े बड़ों के लिए आज बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं कि सीटें बताई जा सके। लेकिन जो प्रोपोर्शनली दिखता है, आप वोट परसेंटेज जरूर देखिएगा। ये 21% कांग्रेस के लिए, 34% बीजेपी के लिए, ये दोनों जोड़ के हुए, और जो बाकी बचे 45% वो आम आदमी पार्टी के लिए। इस तरीके से वोटों का बंटवारा होने के आसार दिख रहे हैं, और मुश्किल में केजरीवाल हैं। आम आदमी पार्टी सत्ता से तो बाहर हो ही रही है, अरविंद केजरीवाल के लिए भी जीतना मुश्किल है, मनीष सिसोदिया के लिए भी जीतना मुश्किल है। आतिशी जीत सकती हैं, आतिशी महिला हैं, उनके खिलाफ कोई बहुत गुस्सा भी नहीं है जनता में। लेकिन मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के लिए गुस्सा है जनता में। मनीष सिसोदिया ने तो अपनी सीट बदली अपनी हार के डर से, और अब तो हालात ये, हमने तो देख रहा था, बड़ा अजीब लग रहा था मनीष सिसोदिया को सुनते हुए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुझे, उसका भाव मैं बता रहा हूं, उन्होंने जो कहा उसका भाव ये था कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो ये तय है, पार्टी ने तय कर रखा है। लेकिन हमारे विरोधी अगर जीतेंगे तो वो सिर्फ विधायक रहेंगे, वो लड़ते झगड़ते रहेंगे, वो आपका क्या काम कराएंगे। मैं हतप्रभ रह गया कि एनजीओस के बीच काम करने वाला व्यक्ति, अन्ना आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, शिक्षा क्रांति, तथाकथित शिक्षा क्रांति करने वाला व्यक्ति, और राजस्व घोटाला जिसके ऊपर चस्पा हो चुका है और कभी मिटेगा नहीं, वैसा व्यक्ति क्या कह रहा है। बल्कि आखिरी जो राजस्व घोटाला मैंने कहा, वही कैरेक्टर भी बयां करता है। वो कह रहा है कि विपक्ष में अगर विपक्ष का कोई विधायक होगा, वो लड़ता झगड़ता रहेगा। यह है लोकतंत्र के प्रति सम्मान, ये है, इनके लिए सत्ता ही जिंदगी है, सत्ता ही राजनीति है, सत्ता ही सब कुछ है। इसी सोच को जनता जवाब देने जा रही है। तुम रहो अपोजिशन में, ये जनता के मूड में है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट पोजीशन जो है एमंग पॉलिटिकल पार्टीज दिल्ली में, वो है कि बीजेपी को, चूंकि जनता चाहती ही नहीं कि वो सत्ता में आए, तो बीजेपी को बहुमत नहीं दे रही है, जनता नहीं चाहती है। यही है इनके लिए थोड़ा स्केपिंग रूट। सत्ता से तो बाहर होंगे, लेकिन एकदम से बाहर नहीं होंगे। कांग्रेस है, कांग्रेस को सरकार बनाने में मदद करनी पड़ेगी, या फिर सरकार बनाएंगे तो कांग्रेस मदद करेगी, यही दो स्थितियां होंगी। लेकिन सोच देखिए डॉक्टर मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि अपोजिशन में रहोगे तो लड़ाई झगड़ा करेगा विधायक, आपका काम थोड़े करेगा, ये कहते हो। यानी देश की विधानसभाओं में, देश की लोकसभा में जो विपक्ष में है, वो हल्ला हंगामा करने का काम करता है, काम थोड़े करता है। अगर ऐसी सोच है तो ये निश्चित रूप से
तानाशाही वाली सोच है कि जिसको जनता वोट करे वो सरकार बनाए, कोई विपक्ष रहने की जरूरत नहीं है, हटाओ, हम जो सरकार बनाएंगे, हम ही सत्ता है, हम जैसे होगा वैसे चलाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी कहती है कि हम सरकार तो आप बना सकते हैं, चूंकि हमने आपको निर्वाचित किया है, उतनी संख्या दी है, लेकिन आपको अपोजिशन को भी बराबर का सम्मान देके चलना पड़ेगा, अपोजिशन के साथ मिल करके सरकार बनाना पड़ेगा। ये हमारे देश की डेमोक्रेसी कहती है। तो ये चुनाव तानाशाही से लड़ने का चुनाव है। ये चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी की निरंकुश प्रवृत्ति को जवाब देने का चुनाव है। ये चुनाव बिल्कुल रसातल में चली गई दिल्ली के संदर्भ में कांग्रेस के उठ खड़े होने का चुनाव है, क्योंकि जनता उम्मीद के साथ कांग्रेस की ओर देख रही है। अगले चुनाव तक तो निश्चित रूप से कांग्रेस इस स्थिति में होगी कि वो खुद से सरकार बनाएगी, कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर सरकार बना ले, ये कोरी कल्पना है। आज मैं चुनाव के 2-2.5 दिन पहले बोल रहा हूं। इससे पहले भी ये पूरा चुनाव में देखना चाहता था कि जब ये बात बोली जा सके कि क्या है रियल पोजीशन। कांग्रेस का रियल पोजीशन अपने दम पर सरकार बनाने का बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस की आज उपलब्धि यही है कि वो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर्स की पोजीशन पर अधिक से अधिक सीटों पर कितनी जगहों पर आ सकती है, और वो संख्या मैं 2 दर्जन के आसपास देख रहा हूं। ये चुनाव है और वोट्स का जो परसेंटेज है उस बारे में हमने जिक्र किया। तो दिल्ली में सत्ता में आ रही है कांग्रेस। राहुल प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को लड़ाई में ला दिया है, और प्रियंका गांधी तो निश्चित तौर पर उनके संवाद करने की शैली, जनता से बात करने की शैली, बातों को उठाना, रखना, इमोशनली कनेक्ट करना, ये एक बहुत स्वाभाविक और अद्भुत कला है। और एक सांसद के रूप में जो उनके भाषणों में निखार दिखता है, वो हम भले देख रहे हूं, जनता भले देख रही हूं इस तरह से, लेकिन सांसद बनने के बाद उनमें जो निखार दिखा है वो उनका नैसर्गिक गुण है जो अब दिख रहा है। बात तो राहुल गांधी की भी होनी चाहिए। राहुल गांधी ने आज संसद में जो हंगामा बरपाया है, बात उसकी भी होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने जो बातें कही, मैं उससे एक अलग शो करूंगा, राहुल गांधी के बोलने का मतलब क्या है। लेकिन थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी के भाषण की चर्चा आज के दिन ना हो तो मेरे शो में एक कमी मानी जाएगी, हमारी बातचीत में एक विषय का गायब होना माना जाएगा। आप ये देखिए कि राहुल गांधी ने पूरे भाषण को बताया कैसे कि जो प्रेसिडेंट का एड्रेस है, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है, वो अभिभाषण उससे वो सहमत नहीं है। लेकिन फिर वो कहते हैं मैं विकल्प भी दे रहा हूं कि मैं सहमत नहीं हूं, तो मेरा अगर हमारी सरकार होती, इंडिया गठबंधन की सरकार होती, तो प्रेसिडेंट का एड्रेस कैसा होना चाहिए था। और उसके बाद उन्होंने भाषण देना शुरू किया। बहुत सारे फैक्टर्स रहे, लेकिन उन भाषणों के मूल में जो बात है वो है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में पिछड़ गया है। इंडिया का जो भी ग्रोथ दिखता है वो कंजम्पशन बेस्ड है, और मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा वैसा नहीं पिछड़ा है। 60 साल के इतिहास में सबसे निचले स्तर पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब उत्पादन हम कितना कर रहे हैं। दूसरी तरफ चाइना मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त ग्रो किया है। हम कम से कम 10 साल चाइना से मैन्युफैक्चरिंग में पिछड़ गए हैं, और ये 10 साल नरेंद्र मोदी के साल हैं, शासनकाल वाले साल हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने
एक आइडिया जो मेक इन इंडिया का दिया था, राहुल गांधी उसको अप्रिशिएट करते हैं कि वो आइडिया बहुत अच्छा आइडिया था। लेकिन राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि ये मानिए कि ये आइडिया फेल हो गया। अगर ये आइडिया फेल नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग में देश आगे बढ़ रहा होता, तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को अमेरिका जाकर के नरेंद्र मोदी जी के लिए इनविटेशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि इस मुद्दे पर जब बवाल हो गया, क्योंकि इस बात के सबूत तो होते नहीं है और बगैर सबूत और तथ्य के बात नहीं होनी चाहिए, तो राहुल गांधी ने कहा कि मेरे बोलने से जो आपकी के मन की शांति भंग हुई है, आपके मन में जो उथल पुथल हुआ है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। बोलकर वो बात को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन काफी हंगामा हुआ। उसके बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया पिछड़ा है, इसको दूसरे तरह से डिफाइन करते हैं कि भारत और चीन के संदर्भ में कि युद्ध हमें लगता है कि सेना लड़ती है, लेकिन युद्ध सेना नहीं, दो देश का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या इंडस्ट्रियल एक दूसरा टर्म उन्होंने यूज किया था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक तरह से उत्पादन का जो सिस्टम है, प्रोडक्शन सिस्टम, ये जिसका मजबूत होता है वही युद्ध जीतता है। अगर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री और हमारे देश के सेना प्रमुख के बयान एक दूसरे के विरुद्ध मिले, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ना कोई घुसा है ना घुसा हुआ है, हमारी टेरिटरी में कोई आया ही नहीं। तो सेना प्रमुख ने बताया था कि हमारी टेरिटरी में चाइना आके बैठा हुआ है। तो इस बात को रखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये क्या है, अगर मैन्युफैक्चरिंग में हम मजबूत हुए होते, अगर मेक इन इंडिया हमारा सक्सेसफुल हुआ होता, तो हमारे दो प्रमुखों में ये परस्पर विरोधी बातें देखने को नहीं मिलती और चाइना हमारे इलाके में आकर नहीं बैठा होता। वो हमारे इलाके में आकर इसलिए बैठा क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनका प्रोडक्शन सिस्टम हमसे मजबूत है और हमने मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल नहीं बनाया, क्योंकि हमारे पूरे देश का जो इकोनॉमिक पर्यावरण है उसमें प्रोडक्शन से ज्यादा कंजम्पशन का जोर है। ये बात राहुल गांधी ने कही। राहुल गांधी ने यह बात भी कही कि इस देश में जो रोजगार है, युवाओं को जो रोजगार मिलना चाहिए, इस बारे में न तो यूपीए की सरकार ने और न तो एनडीए की सरकार ने प्रॉपर संवाद किया। इस समस्या को एड्रेस नहीं किया, युवाओं को एड्रेस नहीं किया, न तो यूपीए की सरकार ने किया और न आज की एनडीए सरकार कर रही है। ये बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति, ये बहुत बड़ी बात राहुल गांधी कहते दिखे। उसी में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमारा जो जातीय जनगणना की बात जो हम करते हैं वो क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है कि उससे हमें पता चलेगा कि हमारे देश का वेल्थ पावर कितना है, उसमें किसका कितना पार्टिसिपेशन है, और उसके हिसाब से उन्होंने और भी बातें, ओबीसी आधे 50% से ज्यादा है, लेकिन देश में उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी में ओबीसी सांसद हैं, बीजेपी में दलित सांसद हैं, बीजेपी में आदिवासी सांसद हैं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं कि वो अपनी जुबान खोल पाए, ये राहुल गांधी ने कहा। तो उन्होंने ये बताया कि हमारा जब प्रोडक्शन बेस्ड सिस्टम, मेक इन इंडिया जैसा सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम जब स्ट्रांग होगा और उसमें सभी वर्ग का पार्टिसिपेशन होगा, तब इंडिया स्ट्रांग होगा। केवल कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी में युवा भी बेरोजगार रहेंगे और बड़ी आबादी
विकास में भागीदार नहीं होगी, ये समझाने का उन्होंने प्रयास किया। तो ये राहुल गांधी ने कुछ बातें हमसे छूटेंगी, जाहिर बात है, मैं तो बाइट लेकर भी उनकी नहीं बैठा हूं। तो मैंने जो पूरे भाषण उनके सुने, वो बहुत शानदार, अद्भुत भाषण। इस तरीके से एक एक बात को देश हित से जोड़ना, देश के भविष्य से जोड़ना, उसकी जरूरत को बताना। उन्होंने हिंदुस्तान चाइना के बीच जो पोजीशन है लड़ाई की, हमारी जो पोजीशन है उसको भी इकोनॉमिक एंगल से बताया। उन्होंने ये भी बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी आपसे बात करते करते याद आ रही, कि हमारा रणनीतिक साझेदार है अमेरिका। तो रणनीतिक साझेदार है अमेरिका, तो हम क्यों नहीं अमेरिका से इस विषय पर बात करें कि हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कैसे स्ट्रांग होगा। और उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है हमारा, जिस पर जिन चीजों पर भविष्य का पहिया आर्थिक विकास का निर्भर करता है, उनमें 3-4 चीजें उन्होंने बताई जो मैं अभी भूल रहा हूं। तो वो चीजें, उसको निर्माण करने की ताकत हिंदुस्तान में है, अमेरिका में नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान वो चीजें सस्ते में बना सकता है, अमेरिका सस्ते में नहीं बना सकता। तो ये ताकत जो हमारे पास है, इसके लिए अमेरिका के साथ रणनीति की संभावनाएं हैं। ताकि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम चाइना से लड़ने और झगड़ने के लिए, ऐसा नहीं कहा, लेकिन कहने का अर्थ साफ है कि चाइना हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा, हमारी जमीन हड़पने की कोशिश नहीं करेगा, जब हम आर्थिक रूप से मैन्युफैक्चरिंग में हम स्ट्रांग हो जाएंगे, जब हमारी आबादी मजबूत होगी, हमारी आबादी का पार्टिसिपेशन होगा, तो जनता की आर्थिक ताकत मजबूत होगी, इससे देश मजबूत होगा। मैन्युफैक्चरिंग जैसे चाइना मजबूत हुआ है, उस तरीके से हम भी मजबूत होंगे। तो इसके लिए आप अमेरिका से बात कीजिए। उनका कहने का मतलब था कि हम अगर मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रांग होंगे तो अमेरिका आ करके हमें निमंत्रण देगा, जयशंकर को जाना नहीं पड़ेगा, ये वो कहना चाहते थे। हम स्ट्रांग होंगे तो वो आकर हमें निमंत्रित करेगा। तो बड़ी बात राहुल गांधी ने कही। आप महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, लेकिन गांधी के उसूलों की रोज हत्या करती हैं। आप वल्लभ भाई पटेल का नाम लेते हैं, लेकिन उनके उसूलों की हत्या करते हैं। आप जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं, नहीं 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 नहीं, नेहरू का नाम नहीं लेते। फिर वो कहते हैं कि आप बुद्ध का नाम लेते हैं, लेकिन बुद्ध के संदेश की हत्या करते हैं, उसको नहीं मानते हैं। ये सारी चीजें भी उन्होंने कही। और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे भाषण को सुनने के लिए यहां बैठे हैं, लेकिन फिर चुटकी ली कि सिर झुका कर बैठे हैं, हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं। और जब सब लोगों ने बीच में कुछ बोलना चाहा बीजेपी की तरफ से, तब उन्होंने कहा देखिए देखिए देखिए, इन्होंने सर भी झुका लिया है। तो ये बातें, इसके मायने हैं, ये हंसी वाली बात नहीं है। चूंकि राहुल गांधी लंबे समय से कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी में हमारी आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत नहीं है। और चुनाव के बाद तो उनकी हिम्मत ही खत्म हो गई है। जब नेता प्रतिपक्ष होता है वो भाग जाते हैं, जब नेता प्रतिपक्ष बोलता है तो वो भाग जाते हैं, ये लगातार कह रहे थे। तो आज नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी के भाषण देने से पहले आकर बैठ गए थे। तो इन्होंने फिर उस अंदाज में कहा, बैठे तो हैं लेकिन साहब देखते ही नहीं हमारी तरफ। और जब इस पर लोग प्रतिवाद करने लगे तो इन्होंने कहा कि देखिए देखिए, अभी तो इन्होंने सर भी झुका लिया। तो कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि जनता ने उनको इस हालत में ला दिया कि वो 56 इंच का सीना, वो एक अकेला सब पर भारी, इन सब बातों को अतीत की बात बना डाला और वर्तमान ही बदल दिया। ये जनता ने किया है। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात छूट रही थी, वो भी बोलना जरूरी है कि राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग इसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त समेत सदस्यों को नियुक्त करने की जो पद्धति है,
पद्धति थी उसको बदला क्यों गया प्रधानमंत्री जी, बदला क्यों गया? अभी बैठक होने वाली है तो वहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आपने हटा दिया। अब क्या है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ मुझे यानी नेता प्रतिपक्ष को उस मीटिंग में बुलाया जाएगा। मैं क्या करूंगा जाकर? राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, मुझे तो मोदी और शाह के फैसलों पर मुहर तो लगानी होगी, उसको हाँ में हाँ कहना होगा, उसको मानना होगा, तो उसको मानने के लिए मैं जाऊं? ये राहुल गांधी ने सवाल उठाया। फिर उन्होंने कहा इसके आगे, मैं समझ नहीं पाता कि महाराष्ट्र में 70 लाख वोट्स जो 5 महीने के भीतर जोड़े गए, वो 70 लाख वोट्स का मतलब है हिमाचल के वोटरों की संख्या। और हिमाचल के वोटरों की संख्या का मतलब है हिमाचल, पूरी जनसंख्या में भी सोच लीजिए पूरा हिमाचल, तो पूरा हिमाचल 5 महीने के भीतर वोटर बन के महाराष्ट्र में कैसे जुड़ गया, इसका डेटा कांग्रेस को चाहिए, शिवसेना को चाहिए, उद्धव ये आपको एनसीपी को चाहिए। और उन्होंने बताया कि ताज्जुब की बात यह है कि सिर्फ एक बिल्डिंग में, शिरडी के सिर्फ एक बिल्डिंग में 7,000 लोग वोटर बने। गौर कीजिए, एक बिल्डिंग में 7,000 लोग वोटर बने। और ये चौंकाने वाला आंकड़ा देते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि 5 साल में जितने वोट्स महाराष्ट्र में नहीं बढ़े थे, उससे ज्यादा वोट्स 5 महीने में बढ़ गए। 5 महीने पहले इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव जीत रहा था, 5 महीने बाद 70 लाख वोट्स, हिमाचल की पूरी आबादी के बराबर वोट्स महाराष्ट्र में जुड़ जाता है। और इसकी प्रवृत्ति यह है कि ये वोट्स वहीं जुड़ता है जहां बीजेपी के लिए स्विंग है। उन्होंने फिर कहा, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तथ्य रख रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव आयोग से डाटा मांगा है, डेटा मांगा है कि ये आंकड़े हमें दीजिए, कि मैं देखना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव के समय जो वोटर्स थे, उसके बाद विधानसभा चुनाव के समय जो नए वोटर्स आए, किन इलाकों में आए, कहां से वोटर कटे, हम मिलाना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। फिर राहुल गांधी ने कहा कि हमें विश्वास है कि चुनाव आयोग ये डेटा नहीं देगा। जबरदस्त सवाल राहुल गांधी ने उठाए कि एक तो चुनाव आयोग के सदस्यों को चुनने का तरीका प्रधानमंत्री जी आपने क्यों बदला, और उसके बाद उसका इंपैक्ट बताया कि देखो महाराष्ट्र में क्या हो गया, और यह भी बताया कि हमें सच्चाई बताने के लिए न प्रधानमंत्री मुंह खोल रहे हैं, न चुनाव आयोग मुंह खोलने जा रहा है। बहुत बड़ी लाइन सेट कर दी है भविष्य की राजनीति के लिए राहुल गांधी ने। इस चुनाव सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है राहुल गांधी ने संसद में भाषण देते हुए, और शानदार तरीके से, अद्भुत भाषण। इस भाषण का इंपैक्ट भी इस चुनाव में पड़ेगा, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इसका इंपैक्ट पड़ेगा, इस बात को आप समझ लीजिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो अंडर द करंट चीजें होती हैं उसको कोई माप नहीं पाता। हर चुनाव में ये प्रवृत्ति दिखती है, और ये अंडर करंट अगर किसी एक पार्टी के लिए दिल्ली में है तो वो कांग्रेस के लिए है। इसीलिए मैं कहता हूं, हो सकता है हम जो आपको बता रहे हैं उसकी दिशा अगर तीव्र हो जाए, डायरेक्शन अगर उसी तरीके से है और तीव्र हो जाए, तो मैं जो अनुमान बता रहा हूं वो फेल हो जाएगा, उससे भी ज्यादा कांग्रेस का दमखम नजर आएगा। और हमारी ये हेडलाइन जो आज सत्ता में आ रही है कांग्रेस है, कल को सरकार बना रही है कांग्रेस में बदल सकता है। मैं अब कुछ प्रतिक्रियाएं लेता हूं, मैंने अपनी बात बहुत रखी है। इस बार कांग्रेस 27 सीट जीतने की उम्मीद है, राकीब पुरकैते जी कह रहे हैं।
देखिए ये उसी दिशा में है। जनता सोच रही, मैं संकोच करके बता रहा हूं, और पब्लिक जो है उसको उठा करके उस दिशा को दिखा रही है। वो दिशा में अगर अंडर द करंट बहा तो कुछ भी हो सकता है। विधि जी लिख रहे हैं 27 सीटें, कांग्रेस 4 से 6 के बीच में सीटें ला सकती है दिल्ली में। ये विधि जी कह रही। विधि जी 4 से 6 सीट तो बड़े आराम से ला रही है, ये तो मैं आपके सामने कह रहा हूं। इससे दुगनी, और दुगनी से कितना ज्यादा, वहां पर आप कंसंट्रेट कीजिए। विधि जी लिख रही केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को मुफ्त खोरी सिखाती है। ये मुफ्त खोरी वाली बात से मैं कतई संभव नहीं सहमत हूं। मैं इस पर बाद में अपनी बात रखूंगा। लक्ष्मी नारायण जी लिखते हैं राहुल प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी लीडर हैव यूनाइटेडली मेड all out efforts in Delhi election. Win or lose doesn't matter, but efforts matter. कि हार और जीत महत्व नहीं रखती, लेकिन प्रयास की अहमियत बहुत ज्यादा है, और उन्होंने ऑल आउट एफर्ट्स लिया है। ये राहुल प्रियंका के लिए लक्ष्मी नारायण जी की बात। रकीब पुर कहते लिख रहे हैं इस बार सारी छोटी छोटी पार्टी का काम बिगाड़ दिया, अब आएगा असली मजा। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। विधि जी लिख रही हैं बीजेपी और कांग्रेस नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह हैं, जो कभी नहीं मिल सकते हैं। और सर आप कह रहे हैं कि मुश्किल है दोनों का मिलकर सरकार बनाना। हो सकता है शब्दों का चयन मेरा अच्छा नहीं हो, लेकिन बात मैं वही कह रहा था जो आप लिख रही हैं विधि जी। रुद्रा जी लिख रहे हैं मोदी जी की सरकार इंडिया पावरफुल कंट्री बना है। और मुकेश कुमार जी लिख रहे हैं मुकेश प्रेम जी आपने एमसीडी जीती नहीं है, वो मोदी ने एमसीडी गिफ्ट दी है, क्योंकि आपने गुजरात में 2022 में विधानसभा में कांग्रेस के वोट काट कर भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलवाने में मदद की। विधि जी लिख रहे हैं सर यू आर करेक्ट, व्हाट परसेंटेज कांग्रेस का डबल डिजिट को टच कर जाएगा। परसेंटेज तो मैंने 21 बताया है कांग्रेस के लिए। 21% जो लोकसभा चुनाव के समय में कांग्रेस जो परसेंटेज पा रही थी, वो परसेंटेज इसलिए भी मिलेगी कि कांग्रेस नंबर ऑफ सीट 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और आधी सीटों पर तो गंभीरता से चुनाव में है, पहला दूसरा तीसरा नंबर पर रहेगी। तो जब आधे सीटों पर कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसके 20-21 सीटों पर अगर वो कॉन्टेस्ट में है तो उसके 20-21 सीटों पर, यानी लोकसभा में जो चुनाव जो वोट मिले थे वहां तक पहुंचने के आसार पूरे होते हैं। और आप रुद्राज लिख रहे हैं सरकार दिल्ली में किसी का बने, लेकिन बिहार में सरकार एनडीए की होगी। और रागा जिंदाबाद लिख रहे हैं विजय त्रिपाठी जी मुझे ईवीएम पर बिल्कुल भरोसा नहीं, आउसम जी लिख रहे हैं ईवीएम तो मशीन है, भरोसा जिन पर नहीं है वो राहुल गांधी जी ने आज लोकसभा में कहा है। दीदी जी लिख रहे हैं सर कांग्रेस का वोट प्रतिशत बिटवीन 20 to 25% रहेगा। मैंने 21% बताया है विधि जी, आप जो कह रही है मैं भी वही कह रहा हूँ। प्रेम कुमार सर मुझे लगता है फिर से तेलंगाना दोहराया जाएगा, जय कांग्रेस। ये भी है दिशा। मैंने कहा कि दिशा यही है चुनाव की, ये दिशा अगर स्ट्रांग होती है तो वो परिणाम आएंगे। लेकिन वहां सत्ताधारी दल बुरी तरह से हार गई थी, वो दिल्ली में दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए तेलंगाना रिपीट होने जैसा हमें नहीं लगता। इसके आगे देखिए प्रतिक्रियाएं तमाम एक दूसरे को नमस्कार करते हुए, मैं वो भी दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। सर केजरीवाल अपनी सीट जीतेंगे सर। नहीं जीतेंगे विधि जी, अगर मान लीजिए, वैसे तो कोई गारंटी से बात नहीं होती, लेकिन 1000-1200 का अगर फासला रहेगा तो इसको हारा हुआ ही मानेंगे। और 1000-1200 का फासला इसी के आसपास रहने वाला है। ये भी आप देखिए कि कौन जीतता है, तीनों में कोई भी जीत सकते हैं। जो फासला है वो 1000 का ही रहने वाला है। कौन सेकंड होगा ये भी कोई नहीं जानता, कौन फर्स्ट होगा ये भी कोई नहीं जानता। इतनी तगड़ी फाइट है नई दिल्ली सीट पर। और 7 को प्रेम जी क्या बोलेंगे, ईवीएम के ईसीआई और वोटर का नाम उड़ा दिया गया, इसलिए कांग्रेस 2 सीट पर आ रही। देखिए कांग्रेस 2 सीट पर आए तो उस पर किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा, हो सकता है
हमने जो दिशा भांपी वो नहीं हुई, ये हो सकता है आपकी बात से लेकिन अगर ऐसा होगा कि आम आदमी पार्टी 2 सीट पर आ जाए, कांग्रेस भी 2 सीट पर आ जाए और बीजेपी 64 और 65 सीट ले आए, तो ये तब तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि वो संभव ही नहीं दिख रहा है। अगर वैसा कोई रिजल्ट आएगा तो फिर बोलना पड़ेगा। सर, यूएन 12 सीटों के नाम लिखिए लिखिए है उन 12 सीटों के नाम लिखिएगा। अच्छा, मैंने 15-16 सीटों के नाम पढ़े हैं जहां पर कि ये सीटें हो सकती हैं, और बल्कि और उसमें 2-4 मुझे याद नहीं रहा, मैं फिर से बोल दे सकता हूं। अगर उन सीटों के नाम आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, तो वो सीटें मटिया महल, बल्ली मारान, ओखला, चांदनी चौक, सुल्तानपुरी, सीमापुरी, बादली, सुल्तानपुर माजरा, बाबरपुर, मुस्तफाबाद, नई दिल्ली, कस्तूरबा नगर, बदरपुर, बवाना, नांगलोई जाट, ये करीब 16 सीटों के नाम हमने आपके सामने पढ़े हैं। तो ये कांग्रेस आएगी अगर ईवीएम की गड़बड़ी ना हुई, पूजा माथुर जी लिख रही हैं। और लक्ष्मी नारायण जी लिख रहे हैं, स्टिल अंधभक्त कॉल्ड विश्व गुरु एंड डंका ITC डिस्पाइट फोर्स थ्रोइंग आउट मोदी टू स्ट्रीट इन द लिस्ट ऑफ 10 पावरफुल कंट्रीज बेस्ड ऑन 5 पैरामीटर्स। फोर्ब्स जो मशहूर पत्रिका है, उसने 5 पैरामीटर पर देश 10 देशों के पावरफुल लोगों की जो लिस्ट बनाई है उसमें नरेंद्र मोदी को बाहर कर दिया है। ऐसा बताते हुए लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं कि अब भी अंधभक्त विश्व गुरु और डंका जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। विजय त्रिपाठी जी लिख रहे हैं, एके भाई आपका कमेंट ऑन संदेश चैनल पे पूरा लगा, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। अच्छा, संदेश की बात हो रही है। एके जी लिख रहे हैं, दीपक शर्मा जी का और उनके फैमिली के 3 का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। तो दीपक शर्मा जी को अपने वोटर लिस्ट पर, वो तो समझदार व्यक्ति हैं, नजर रखनी चाहिए थी जब वोटर लिस्ट आ रहा था, जब वोटर लिस्ट का काम हो रहा था। आम लोग तो नहीं नजर रख पाते हैं, ये तो है, लेकिन जो जागरूक हैं उनको तो उस नजर रखनी चाहिए और समय रहते कंटेस्ट भी करना चाहिए था। विधि जी कहते हैं, सर कांग्रेस पार्टी दिल्ली असेंबली में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा पाएगी, इसमें कोई शक नहीं। विधि जी लिख रही हैं। और रुद्र जी लिख रहे हैं, सर इतना है, किसी का तारीफ कीजिए कि बाद में अगर कुछ गड़बड़ होए तो कवर अप कर सके। भाई, कवर अप करने के लिए हम थोड़े बात करते हैं, हमें जो दिखता है हम बात करते हैं। अगर हमें जो दिख रहा है वो गलत होगा तो मैं क्या करूं, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे जो दिखता है वो सही दिखता है, और उस मुझे जो दिखता है वो सबको वही नहीं नजर आता है। तो इसके पीछे वो सारी घटनाएं होती हैं जो राहुल गांधी संसद में बोल रहे थे। 70 लाख वोट अगर किसी विधानसभा में, हिमाचल की आबादी अगर किसी विधानसभा में ठेल दी जाएगी वोटर लिस्ट में, तो हमें जो दिख रहा है वो कैसे आपको दिखेगा, कैसे जनता को दिखेगा। तो मैं तो इसमें अपनी गलती नहीं मान रहा हूं, लेकिन आमतौर पर गलती मानने में मुझे कोई संकोच नहीं है। अरविंद त्यागी लिख रहे, प्रेम सर मेरी विधानसभा सीट मोदी नगर से मदन लाल खुराना का बेटा हरीश खुराना जीत रहा है। चलिए, हरीश खुराना जी के साथ हमने बहुत सारे टीवी डिबेट्स किए हैं, जीते तो व्यक्तिगत रूप से उनको शुभकामनाएं। हरिशंकर राय जी लिख रहे हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने मोदी को नेहरू जी का माला जपने के लिए मजबूर किया है, ये देखने के लायक है, कांग्रेस दिल्ली चुनाव जीत लेगी। हरिशंकर राय जी लिख रहे हैं। प्रतिक्रियाएं बहुत शानदार प्रतिक्रियाएं और लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। प्रेम जी, यह भी तो हो सकता है कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए भाजपा और आप भी तो गठबंधन कर सकती है। ऐसा हो जाए राठौर जी तो ये बहुत अच्छी बात होगी। कांग्रेस फिर नए पूरा विपक्ष का की जगह कांग्रेस को मिल जाएगी। ऐसा मैं भी चाहता हूं राठौर जी कि ऐसा हो कि कांग्रेस सत्ता में न जाए, अपोजिशन हो जाए, वह बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिलकर सरकार बना ले, ये मैं चाहता हूं। और आपकी बात सही है, हो सकती है राजनीति में। रकीब पुरकैती जी लिख रहे हैं, आम आदमी को सपोर्ट करना कांग्रेस को नहीं चाहिए।
ये बात भी सही है, रकीब जी सही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को अगर कांग्रेस सपोर्ट करती है तो इसका मतलब अपोजिशन का प्लेस सीधे बीजेपी को हैंड ओवर कर देती है, जैसा 2013 में किया था, और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। तो मेरे लिए तो ये है कि हम अगर हमें कहना हो, अगर मैं कांग्रेस का नेता हूं तो मैं तो यही कहूंगा, मैं यही करता कि कांग्रेस को सपोर्ट जिसको देना है दो, कांग्रेस किसी को सपोर्ट नहीं देगी। इस रुख के साथ राजनीति को आगे बढ़ाता अगर मैं फैसले लेने वाली जगह पर होता है। तो आगे देखिए, विजय त्रिपाठी जी, ओके, कभी कभी मैं निष्पक्ष कांग्रेस की सिस्टम की आलोचना करता हूं, करना भी जरूरी है, ऐसे में भी कांग्रेस से परेशान हूं अबाउट बीजेपी के स्लीपर सेल से। और राठौर 5 पॉइंट है, इस बात पर तो कोई चर्चा कर ही नहीं रहा। तो चलिए आगे बात करते हैं, प्रतिक्रियाओं को लेते हैं। बाबा साहब को अपमानित करने वाले नेहरू की पारी में गिर गया कांग्रेस को, इसके लिए धन्यवाद, नमो बुद्धा। चलिए ये सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विधि जी लिख रहे हैं, सर 23 सीटों के नाम बताइएगा प्लीज। तो अब मैं अगले शो में बताऊंगा, मैंने लिख के रखा नहीं, जुबान पे याद रहती नहीं है, मैं लिख के रखूंगा, तो मैं अगले में 23 के 23 बताऊंगा। और विधि जी लिख रही हैं, ज्योति से बातचीत हो रही है। चलिए, यस सन फ्रांसिस जी गुड इवनिंग कर रहे हैं, आपका भी गुड इवनिंग। और इसलिए भारत के लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है, अगर डाटा देखे तो सब झूठ बाहर आ जाएगा। ये सारी बातें हैं। हरिशंकर राय जी कह रहे हैं, कांग्रेस तो इंडिया गठबंधन को छोड़कर खुद की तैयारी कर भ्रष्ट देश में AK-7, इस तरह से लिख रहे हैं। कांग्रेस को फायदा होगा, ऐसी टिप्पणी भी आ रही है। और ओनली कांग्रेस, ये भी टिप्पणी है। आप तो विधि जी लिख रहे हैं कि सर क्या एग्जाम देने वाले स्टूडेंट को लास्ट में 1 वीक सीरीज पढ़कर रिजल्ट वाले दिन अपना नाम मेरिट लिस्ट में देखना चाहिए? नहीं, कांग्रेस पार्टी भी वही करती है, साल भर मेहनत नहीं करती। और रुद्राज लिख रहे हैं, भारत का मीडिया भी भारत को बड़ा झटका करने लगा, हमारी मीडिया भी। चलिए आगे बात करें। प्रेम सर अपने प्रसारण का टाइम चेंज करनी है, 7 PM। देखिए आप बात तो बहुत अच्छी बोल रहे हैं विष्णुकांत जी के 7 बजे करें, पर होता क्या है कि 7 बजे का समय DB लाइव को मैं हफ्ते में 3-4 दिन देता हूँ, तो वो एक बंधा हुआ है, तो इस वजह से 7 बजे का समय करना मुश्किल होता है। फिर 8 से 9 के बीच भी कोई ना कोई चैनल होता है जहां मैं रहता हूं, व्यस्त रहता हूं, तो मेरे सामने व्यवस्था हो जाती है, या तो मैं 9:30 से करूं या तो 10 से करूं। 9:30 से करने से तैयारी का वक्त नहीं मिलता, कुछ देख नहीं पाता हूं, तो एक मजबूरी है। मनस्वी मारवाजी लिख रहे हैं, प्रेम जी दिल्ली में आपकी सरकार आ रही है, आप 50 सीट लाएगी, बीजेपी 20 के अंदर रहेगी, कांग्रेस 0 रहेगी। बहुत लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं पर कांग्रेस जीतने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वोट आपको जाएगा। और आगे हम बढ़े। बीजित गेमिंग कह रहे हैं, कांग्रेस ओनली सेव कंट्री अगेंस्ट फ्रॉड पार्टी आप एंड बीजेपी फॉर सोशल जस्टिस। हरिशंकर रॉय जी लिख रहे हैं, कांग्रेस को इंडिया गठबंधन को छोड़कर खुद की पार्टी को अकेले चुनाव लड़ाए, क्योंकि केजरीवाल जैसा आरएसएस का स्लीपर सेल से दूर रहे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को या ये फॉर्मूला से चुनाव लड़े। विधि लिखे, सर कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ेगा और आम आदमी का पार्टी का घटेगा, इसका मतलब बीजेपी और आप का कैंडिडेट का हार जीत का अंतर घटेगा और बीजेपी को फायदा मिलेगा, तो फिर बीजेपी कैसे हार रही है सर? देखिए, ये जो है कि वोट प्रतिशत आम आदमी पार्टी का घटेगा, कांग्रेस का बढ़ेगा और बीजेपी का भी मोटे तौर पर वही रहेगा। तो इसीलिए तो 8 वाली बीजेपी, जिनके पास 8 सीट है, अगर वो 3 गुनी पहुंच जाए, अगर वो उसके आसपास 20, 22, 25 कुछ हो जाए, 20 के आसपास रह जाए, तो ये तो सीटों का बढ़ना ही तो है। लेकिन आप जब जब तक बीजेपी
38-40% वोट तक नहीं पहुंचेगी, तब तक उसके लिए सरकार बनाने वाली सीटें नहीं आएंगी। अगर कांग्रेस का वोट प्रतिशत इतना हो जाए कि ये भी 30% पहुंच जाए, तब तो 35% पाने वाला भी सत्ता में आने की सोच सकता है। ये स्थितियां, तो कांग्रेस का वोट परसेंट 30 नहीं पहुंच रहा है, 20-21 के आसपास है। तो अब उसमें बाकी जो सीट्स हैं उसमें आम आदमी पार्टी मोटा प्रोपोर्शन ले रही है, 45%। तो 45% वाले को सीट ज्यादा आएंगी कि 35% वाले को आएगी, ये आप समझ लीजिए। रुद्राज लिख रहे हैं, लक्ष्मी नारायण को भी आर्टिकल छपे तो अच्छे से पढ़ो, खुद पता चल जाएगा वो सही है या गलत, एंड क्रेडिट भी लिखा रहता है। बाबूलाल शर्मा जी, जय ललिता ने फ्रीबीज तमिलनाडु में शुरू किया था, जय ललिता ने जी। और अरविंद केजरीवाल जी, क्षमा कीजिए, अरविंद जी को नमस्कार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी हो गए, अरविंद त्यागी जी आज हमारी जुबान से निकल गया है। विधि जी, यस, इसलिए एक कांटा निकलना जरूरी है, केजरीवाल हार गया तो। ये सारी बातें, सारी चीजें हम आपसे शेयर करते हुए, आपकी बातें स्क्रीन पर लाते हुए, और मैं प्रतिक्रियाओं का जवाब भी दे रहा हूं। आगे विधि जी का कहना है, सर नो, दिल्ली में सरकार तो आपकी ही बनेगी, पर मार्जिनल सीटों के साथ लिस्ट बीजेपी साम दाम दंड भेद जांच एजेंसी के जरिए गिराकर अपनी सरकार बना लेगी। देखिए, पोस्ट इलेक्शन क्या होता है वो तो एनालिसिस का पार्ट नहीं है, मतलब चुनाव से पहले, इसलिए वो पोस्ट इलेक्शन कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि कांग्रेस के ही एमएलए सब वापस बीजेपी अपने साथ जोड़ ले, तो मैं थोड़ी जानता हूं। पोस्ट इलेक्शन की बातें आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, लेकिन ऑपरेशन लोटस बीजेपी करती है, इसमें कोई संदेह नहीं। आगे अरविंद जी लिख रहे हैं, प्रेम सर आप स्क्रीन से मैसेज हटाना भूल गए हैं। अरे लगता है बहुत पुरानी बात आप कह रहे हैं। सत्ता में नहीं आ रहा है, सरकार में भूमिका निभा रहा है विपक्ष का रूप में कांग्रेस। विधि जी, अगर सत्ता में आना, दोनों ही बातें हैं। जैसे आज एनसीपी महाराष्ट्र में माने अजित पवार वाली सत्ता में है, उद्धव ठाकरे नहीं लेकिन एकनाथ शिंदे वाली सत्ता में है, बीजेपी भी पहले, इससे पहले सत्ता में थी। ये सारी बातें हैं, तो उसको अर्थ समझने की बात है। और प्रतिक्रियाएं बहुत सारी हैं, लेकिन मैं थोड़ी जल्दी में भी हूं और काफी प्रतिक्रियाएं ले चुका हूं। मैं समझता हूं कि बातें आ गई हैं, आपकी हमारी बातचीत हो गई है, मुद्दों पर बातचीत हो गई है। तो मैं अब आप सबसे विदा लेना चाहता हूं। आज की बातचीत में इतना ही, और फिर हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। आप 24 सीट दे रहे हैं कांग्रेस को। सर मैं 24 सीट नहीं दे रहा हूं हरिशंकर जोशी सर, मैं कह रहा हूं कि 23-24 सीटों तक कांग्रेस जो है बहुत स्ट्रांगली फाइट में है, नंबर 1 नंबर 2 है। वो हो सकता है कि 24 भी जीत जाए। मुझे अगर डायरेक्शन वही हो तो अधिकतम चमत्कार होगा तो वहां तक जाएगी, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन जीत रही है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो परसेंटेज 21% कांग्रेस को दे रहा हूं, तो उस हिसाब से सीटें आएंगी। लेकिन 23-24 सीटें जो हैं वो बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत पॉजिटिव है, तब जाके है, वो मुझे दिखता नहीं है। आगे देखें, एके जी 2015 में 67 और 2020 में 62 आम आदमी पार्टी का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इतना नहीं होगा कि सरकार न बना पाए इस बार। और हरिशंकर जोशी जी नमस्कार भी कर रहे हैं, और प्रतिक्रियाएं बहुत सारी आ रही है, मैं ले नहीं पा रहा हूं। आप सबसे आग्रह गुजारिश कि इस समारोह, इस बातचीत को, हमारे लिए समारोह ही है, तो खत्म करने की इजाजत दीजिए। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप हमारे साथ